छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, हमारा वह टॉपिक है गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय। इसे हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यह भी एक प्रकार का कोशिकांग है जो कोशिका में पाया जाता है। जैसे मान लें कि ये कोशिका है, पूरी कोशिका है, और ये क्या है, केंद्रक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ ये जो कोशिका द्रव्य है, तो कोशिका द्रव्य में ये प्लेट के समान संरचना, इस तस्तरीनुमा संरचना, ये 1 2 3 इस प्रकार की जो संरचना पाई जाती है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, गोल्गी बॉडी कहते हैं। ठीक है, इस संरचना को कहते हैं गोल्गी बॉडी कहते हैं। सामान्यतः सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्गी बॉडी पाया जाता है। क्या? सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है, सभी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या है, गोल्गी बॉडी पाया जाता है। किस कोशिका को छोड़कर? केवल रुधिर कण, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है, सभी में पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं को छोड़कर, लाल रुधिर कणिकाओं की कोशिका को छोड़कर, की कोशिका को छोड़कर, मतलब यहां पर ये एक टैग बन गया कि इसमें अपवाद स्वरूप बता सकते हैं कि लाल रुधिर कणिकाओं में, लाल रुधिर कणिकाओं को छोड़कर शेष सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या है, गोल्गी बॉडी पाई जाती है। गोल्गी बॉडी पाया जाता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि गोल्गी बॉडी भी एक प्रकार का कोशिकांग है जो लाल रुधिर कणिकाओं को छोड़कर, लाल रुधिर कणिकाओं को छोड़कर सभी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं कि जो गोल्गी बॉडी की उत्पत्ति होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। अर्थात कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, रेटिकुलम से होती है। दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद जो गोल्गी काय है या गोल्गी बॉडी है, तो इस गोल्गी बॉडी को कैमिलो गोल्गी, एक वैज्ञानिक हुए, कैमिलो गोल्गी, ठीक है, इन्होंने 1898 किस सन में, 1898 में इन्होंने क्या किया था कि कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने 1898 में सर्वप्रथम वर्ण उल्लू जो उल्लू होता है, आउल, तो वर्ण उल्लू तथा बिल्ली की तंत्रिका तंत्र का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में देखा था, करने वाली कोशिकाओं में देखा। मतलब कह सकते हैं कि सबसे पहले जो गोल्गी बॉडी था, उस गोल्गी बॉडी को कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने सन 1898 में सर्वप्रथम किसमें, वर्ण उल्लू, एक जंतु है, और बिल्ली की तंत्रिका तंत्र का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में देखा था। इसलिए कैमिलो गोल्गी के नाम का गोल्गी शब्द उठाकर इसको गोल्गी बॉडी रख दिया गया। क्या रखा गया? इसका नाम गोल्गी बॉडी कहा गया। ठीक है, कैमिलो गोल्गी के नाम पर ही इसको गोल्गी बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि जब इन्होंने देखा, किसमें देखा, वर्ण उल्लू और बिल्ली की तंत्रिका कोशिकाओं को निर्मित करने वाली कोशिकाओं में गोल्गी बॉडी को देखा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, गोल्गी बॉडी भी कहा जाता है। इसलिए इसे गोल्गी बॉडी नाम दिया गया। मतलब सबसे पहले जो देखने वाले थे, उन्हीं के नाम के आधार पे इनको नाम दे दिया गया, गोल्गी बॉडी। इसके बाद एक अन्य वैज्ञानिक हुए जो इनका नाम था पेरोनसिटो, एक वैज्ञानिक हुए पेरोनसिटो। इन्होंने जो गोल्गी बॉडी था
उस गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम नाम दिया, डिक्टियोसोम। क्या कहा? डिक्टियोसोम कहा, नाम दिया। तो डिक्टियोसोम किसने नाम दिया था? पेरिनसिटो ने। पेरिनसिटो ने, एक वैज्ञानिक हुए पेरिनसिटो, इन्होंने गोल्गी बॉडी को क्या कहा? डिक्टियोसोम नाम दिया। इसके बाद इसे अन्य नाम भी से इसमें डिक्टियोसोम मतलब पहला तो क्या था? गोल्गी बॉडी, गोल्गी का है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो गोल्गी बॉडी नाम निकल के आया। दूसरा नाम पेरिनसिटो ने इसको डिक्टियोसोम नाम दिया। इसके साथ ही इसे डाल्टन, इसे क्या है? डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाल्टन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, ये तीसरा नाम आ गया। इसके बाद इसे क्या कहते हैं? लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। बेकर नामक एक वैज्ञानिक थे, बेकर ने इसे, यहाँ पे बेकर ने आ गया कि बेकर नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया कि इसको, जो इसकी उत्पत्ति जो होती है वो लिपिड से होती है, अर्थात कह सकते हैं कि लिपिड की उपस्थिति के आधार पर बेकर ने क्या किया? इसको लाइपोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं कि बेकर ने इसे लिपिड पदार्थों के, लिपिड पदार्थों की उपस्थिति के कारण लाइपोकॉन्ड्रिया नाम दिया। लाइपोकॉन्ड्रिया नाम दिया। मतलब ये चौथा नाम आ गया। पहला था गोल्गी बॉडी, डिक्टियोसोम, डाल्टन कॉम्प्लेक्स और फिर लाइपोकॉन्ड्रिया। लाइपोकॉन्ड्रिया नाम किसके आधार पर दिया? लिपिड पदार्थों की उपस्थिति के आधार पर। ठीक है, अब गोल्गी बॉडी को गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स शब्द का उपयोग होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स शब्द यहाँ पे भी है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो शब्द है, इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स शब्द का जो उपयोग किया गया था, ये शब्द जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स शब्द का प्रयोग प्रायः कशेरुक जंतुओं, कशेरुकियों में किया जाता है। मतलब अगर हमें गोल्गी बॉडी के लिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स शब्द का उपयोग करना है तो किसके लिए करेंगे? हम कशेरुक जंतुओं में करेंगे, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो रीढ़ की हड्डी पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं, यदि उनकी कोशिकाओं में हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम गोल्गी बॉडी ना कहेंगे, क्या कहेंगे? हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, परंतु अकशेरुक जंतुओं की बात करते हैं, अकशेरुकियों, मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। तो अकशेरुकियों एवं पौधों की बात, पौधों में कर ले, पौधों में इसे किस नाम से जाना जाता है? डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है, डिक्टियोसोम। मतलब अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों के लिए और अकशेरुक जंतुओं के लिए, तो पौधे और अकशेरुक जंतुओं में हम गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं, जबकि कशेरुक जंतुओं में हम इसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, या कहें कि इसको नाम से इसको संबोधित करते हैं। तो कशेरुक जंतुओं के लिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स, अकशेरुक जंतु और पौधों के लिए डिक्टियोसोम नाम दिया जाता है। अगर हमको इसका अध्ययन करना है, किसी भी कोशिका में हमको गोल्गी कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति का पता लगाना है, तो उस कोशिका को हमको सूडॉन ब्लैक नामक अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित करते हैं। किससे करते हैं? सूडॉन ब्लैक, सूडॉन ब्लैक, ये एक प्रकार का अभिरंजक है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं कि कोशिका को रंगने में करते हैं। और सूडॉन ब्लैक क्या होता है? सूडॉन ब्लैक को अभिरंजन किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? गोल्गी बॉडी के द्वारा किया जाता है। मतलब कहने के लिए किसी भी कोशिका में यदि हमको गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स का अध्ययन करना है तो उस कोशिका को हमको सूडॉन ब्लैक नामक अभिरंजक से
उपचारित करना पड़ेगा और सुडान ब्लैक नामक जो अभिरंजक होता है यह गोल्गी बॉडी के द्वारा ग्रहण किया जाता है, और जब माइक्रोस्कोप में हम इसे देखेंगे तो हमको स्पष्ट रूप से गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा। इसके बाद अब बात करते हैं कि सामान्य तौर पे जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। अगर हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो जो गोल्गी बॉडी होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसको हम शॉर्ट में जीबी भी लिख सकते हैं, जीबी, ठीक है। ये गोल्गी बॉडी है। तो गोल्गी बॉडी जो होते हैं ये ग्लाइको, इसमें कह सकते हैं कि गोल्गी बॉडी में ग्लाइकोसिल और ट्रांसफरेज ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज, मतलब कह सकते हैं कि गोल्गी बॉडी में ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? गोल्गी बॉडी जो संरचना होती है जो कोशिका में पाई जाती है, कोशिका के कोशिका द्रव में पाई जाती है, प्लेट के समान संरचना होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या पाया जाता है? ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज नामक एंजाइम पाया जाता है, और जो कि क्या करता है, ये क्या करता है, जो ग्लाइकोसिल एंजाइम होता है, ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम, ये क्या करता है कि प्रोटीन निर्माण के लिए, ये कहें कि प्रोटीन संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। ये क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को उत्प्रेरित करता है, ठीक है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में या गोल्गी बॉडी में ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कह सकते हैं कि एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को उत्प्रेरित करता है। इसके साथ ही एक बेकर नामक वैज्ञानिक जो ने कहा था, इन्होंने कहा था कि लिपिड पदार्थों की उपस्थिति के कारण इसको कहा था लाइपोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो इन्होंने ही तंत्रिका कोशिकाओं में उपस्थित जो गोल्गी काय होता है उस गोल्गी काय में लेसिथिन और सिफेलिन का पता लगाया था। बेकर नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या कहा था कि तंत्रिका कोशिकाओं में जो गोल्गी का बॉडी पाई जाती है, जो जीबी पाई जाती है, उस जीबी में, गोल्गी बॉडी में लेसिथिन तथा सिफेलिन की उपस्थिति का पता लगाया था। ठीक है। तो कह सकते हैं कि बेकर नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने तंत्रिका कोशिकाओं का अध्ययन किया। तंत्रिका कोशिकाओं का अध्ययन करने के पश्चात उसमें जो गोल्गी बॉडी पाई जाती थी, उस गोल्गी बॉडी में लेसिथिन और सिफेलिन नामक दो प्रकार के रसायनों के बारे में, यह कह सकते हैं, पता लगाया। ठीक है। इसके साथ ही अगर बात करते हैं हम सामान्य तौर पे कि जो गोल्गी बॉडी होती है, उस गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय को सामान्य तौर पे इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं उन एंजाइमों की बात कर लेते हैं। तो गोल्गी काय में या गोल्गी बॉडी में कह सकते हैं कि ग्लाइकोसिल, ये लेकर होता है, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है? ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है। किसका करता है? प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, और प्रोटीन संश्लेषण में निर्माण के कारण ये कौन सा प्रोटीन बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन बताता है, क्योंकि ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम भाग ले रहा है। तो ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा जो प्रोटीन बनाया जाएगा, उस प्रोटीन को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन कह सकते हैं। अगर हम बात करें तो जो गोल्गी बॉडी होती है, उस गोल्गी बॉडी के मेम्ब्रेन में
मेम्ब्रेन मतलब गोल्गी बॉडी की जो भित्ति होती है, इस प्रकार की संरचना होती है। इस प्रकार की संरचना में इसकी जो दीवारें होती हैं, उस दीवारों में क्या होते हैं, कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं वो देखेंगे। सबसे पहला पाया जाता है एटीफेज। एटीफेज से तात्पर्य है कि एटीपी का निर्माण करने वाले एंजाइम। उसी प्रकार एडीफेज, एडीफेज मतलब एडीपी का निर्माण करने वाले एंजाइम। इसके साथ ही सीटीफेज, सीटीफेज के बाद थायमीन, थायमीन के बाद पायरो फास्फेटेज, ग्लूकोज 6 फास्फेट, जैसे एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और निकल के आगे सामने कि गोल्गी बॉडी की जो भित्ति होती है, ये दीवारें होती हैं, उन दीवारों में एटीफेज, एडीफेज, सीटीफेज, थायमीन, पायरोफास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट जैसे एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, अगर संरचनात्मक रूप से अगर बात करें, अगर हम गोल्गी बॉडी की संरचना की बात करते हैं, तो गोल्गी बॉडी संरचनात्मक रूप से 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर, या कहें 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं। हमने जैसे बताया था पिछले टॉपिक में कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो 3 प्रकार की संरचना से मिलकर बने होते हैं। तो उसी प्रकार अगर गोल्गी बॉडी की संरचना की बात करते हैं, संरचना की बात करें, तो इसकी जो संरचना होती है वह संरचना 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और इन संरचना को बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? डाल्टन एवं फेलिक्स। ये दो वैज्ञानिक थे। डाल्टन एवं फेलिक्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1954 में बतलाया था, 1954 में इसकी संरचना के बारे में बतलाया था। और इसमें बताया था कि ये तस्तरीनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? तस्तरीनुमा संरचना होती है, जो 3 प्रकार की आकृतियों से मिलकर बनी होती है। जिसमें पहली आकृति क्या होती है? चपटे कोष पाए जाते हैं, चपटे कोष। दूसरी आकृति होती है आशय, और तीसरी आकृति होती है, आप बता सकते हैं, रिक्तिकाएं। अब देखिए, जो चपटे कोष होते हैं, उस चपटे कोष को हम दूसरी शब्दों में सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है सिस्टर्नी। कैसी संरचना होती है? ये इस प्रकार की, ये चपटे कोष होते हैं, ये है चपटे कोष। इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चपटे कोष होते हैं, मतलब गोल्गी बॉडी कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। उसी के बाद दूसरा बताया हमने कि आशय। आशय क्या होते हैं? इसमें आशय में क्या होते हैं, किस प्रकार की गोलाकार संरचना पाई जाती है। ये आशय है, ये आशय पाए जाते हैं। तो ये आशय कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आशय। ठीक है, इसके बाद तीसरा बताया रिक्तिकाएं। तो रिक्तिकाओं की बात करते हैं, तो रिक्तिकाएं ऊपर की ओर इस प्रकार वैक्यूल के रूप में पाई जाती हैं। ये वैक्यूल के रूप में पाई जाती हैं। ये आशय ठोस होते हैं इस प्रकार के, और ये रिक्तिकाएं, इसको कहते हैं वैक्यूल, रिक्तिकाएं। ठीक है, तो कुछ गोल्गी जो बॉडी होती है, कुछ इस प्रकार की संरचना बनती है, जिसके चारों ओर क्या होता है? राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये सिस्टर्नी संरचना, उसके बाद ये आशय, और ये जो होते हैं वैक्यूल, खाली जो स्थान है, ये वैक्यूल कहलाते हैं। तो 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर इसकी कुल संरचना बनती है, जिसे डाल्टन एंड फेलिक्स नामक वैज्ञानिक ने 1954 में बतलाया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि गोल्गी बॉडी एक प्रकार का कोशिका है, जो लाल रुधिर कणिकाओं को छोड़कर सभी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। इसे सर्वप्रथम 1898 में बॉर्न उल्लू तथा कह सकते हैं कि बिल्ली की तंत्रिका कोशिकाओं को निर्मित करने वाली कोशिकाओं में देखा गया था। किसने देखा था? कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने देखा था, इसलिए इसे गोल्गी बॉडी नाम दिया गया।
इसे पेरेंसिटो ने क्या कहा, डिक्टियोसोम नाम दिया, पेरेंसिटो ने डिक्टियोसोम नाम दिया। इसे डाल्टन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी पुकारा जाता है। बेकर ने इसे क्या कहा था, लिपिड पदार्थों की उपस्थिति के कारण क्या कहते हैं, लिपिडोकॉन्ड्रियम कहा नाम दिया था, लाइपोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स की शब्द जो है का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कशेरुक जंतुओं के लिए किया जाता है, और अकशेरुक जंतुओं एवं पौधों में इसे डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। सूडॉन ब्लैक अभिरंजक के द्वारा गोल्गी बॉडी को रंगा जाता है या व्यंजित किया जाता है ताकि उसका अध्ययन आसानी से किया जा सके। इसके बाद गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स में ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को उत्प्रेरित करता है और ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है। इसके बाद बेकर नामक वैज्ञानिक ने बतलाया कि तंत्रिका कोशिकाओं में गोल्गी बॉडी में लेसिथिन और सिफेलिन की उपस्थिति का पता लगाया। किसने, बेकर नामक वैज्ञानिक ने। इसके साथ ही गोल्गी बॉडी की जो दीवारें होती हैं, भित्ति होती है, उसमें एटीफेज, एडीपी, सीटीफेज, थायमीन, पायरोफॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज जैसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कह सकते हैं कि अधिकांश से जैविक क्रियाओं में भाग लेते हैं। अगर इसकी संरचना की बात करें तो संरचना को बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, डाल्टन एवं फेलिक्स थे। इन्होंने 1954 में बतलाया कि जो गोल्गी बॉडी होती है वो 3 प्रकार की आकृतियों से मिलकर बनी होती है। चपटे कोष जिसे सिस्टर्नी कहते हैं, आशय जिसे वेसिकल कहते हैं, और रेक्टिका जिसे वैक्यूल कहा जाता है। जो सिस्टर्नी होती है वो चपटे कोष की समान संरचना होती है, चपटी संरचना होती है, और जो वेसिकल होते हैं वो क्या होते हैं, गोल होते हैं, गोल या अंडाकार होते हैं जो सबसे नीचे की ओर पाए जाते हैं, और रिक्तिकाएं जो होती हैं वो खाली स्थान होती है, गोलाकार संरचना होती है। ये सिस्टर्नी के किनारों पर या ऊपरी भागों पर पाए जाते हैं। इस प्रकार जो गोल्गी बॉडी होती है वो 3 प्रकार की आकृतियों से मिलकर बनी होती है, चपटे कोष अर्थात सिस्टर्नी, आशय और रिक्तिकाएं। अगर हम बात करते हैं कि इसके कार्यों की, तो समान तौर पे जो कह सकते हैं कि जो गोल्गी बॉडी होती है, तो गोल्गी बॉडी का कार्य क्या होता है कि लिपिड का संग्रहण करना। इसके कार्य की बात करें तो कार्य क्या होता है, लिपिड का संग्रहण, मतलब लिपिड का संग्रह करता है। उसके बाद दूसरा कार्य बता सकते हैं कि ये क्या करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है, लाइसोसोम का निर्माण। तीसरा आप बता सकते हैं इसमें कि एक्रोसोम जो कह सकते हैं शुक्राणुओं के ऊपर की टोपी की समान संरचना होती है उसे एक्रोसोम कहते हैं। तो एक्रोसोम का निर्माण करता है। और बता सकते हैं इसमें कि ये क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थों को, जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं या कोशिका में जो अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करता है। ठीक है, तो कभी कभार कार्य पूछ लेते हैं कि गोल्गी बॉडी के कार्य क्या होते हैं। तो गोल्गी बॉडी का कार्य बता सकते हैं कि लिपिड का संग्रह करना, लाइसोसोम का निर्माण, एक्रोसोम का निर्माण और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर करना, ये क्या है, गोल्गी बॉडी के कार्य हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कोशिकांग गोल्गी बॉडी के बारे में जो जानकारियां थी हमने वो शेयर करने की कोशिश की। अगर वीडियो के द्वारा जो जानकारी दी गई वो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि इस प्रकार की आने वाली जानकारी वर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पूर्व मिलता रहे और आपकी पढ़ाई लगातार जारी रहे। धन्यवाद।